भैया। माफ करना, मैंने अंदर किसी को केबल ले जाते देखा है। शायद कुछ गड़बड़ है। तुम कौन हो? कूड़ा चुनने वाले? तुम्हें कैसे पता चला? तूने वायरलेस पे फोन किया था? तेरी इतनी औकात? अब माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैंने बस एक आदमी को केबल ले जाते देखा था। तेरी इतनी औकात? गरीब! तुझे आज सबक सिखाता हूं। तू ही इसमें शामिल है ना? सच बता। बिना सोचे समझे ऐसे फोन नहीं किया जाता। आज के बाद कोई गरीब हमें ऐसे फोन नहीं करेगा। या अल्लाह, अगर मैं अकेला हूं तो तू मेरा सहारा बन जा। दोपहर का वक्त था। सड़कों पर सन्नाटा दरख्तों की छांव जैसे गायब हो गई हो और सूरज जैसे अपनी पूरी शिद्दत के साथ आग बरसा रहा हो। ऐसे में एक नाजुक सा 12 साल का लड़का किरण एक पुरानी बोरियां कंधे पर डाले नंगे पांव सड़क किनारे चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जिस्म पसीने से तर, कपड़े मैले और जगह जगह से फटे हुए और आंखें थकावट से बोझिल। ये बच्चा जिसके माथे पर मिट्टी के जर्रे चमक रहे थे, एक यतीम था। मां बचपन में ही चल बसी और बाप जो मजदूर था, अचानक दिल का दौरा पड़ने से दुनिया छोड़ गया। उसके बाद न कोई रिश्ता, न कोई सहारा। किरण ने जिंदगी के नाम पर सिर्फ दर्द ही सीखा था। सुबह से वह शहर की फुटपाथों, बस अड्डों और गलियों में कूड़े के ढेर से प्लास्टिक, शीशे और बचा खुचा खाना तलाश करता फिर रहा था। उम्मीद यह थी कि शाम तक इतना सामान इकट्ठा हो जाए कि कबाड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। मगर पेट की भूख और पैरों की थकन अब हद से बाहर होती जा रही थी। इसी दरमियान उसकी नजर सड़क के उस पार एक अधूरी सरकारी इमारत पर पड़ी, जहां मजदूरों की आवाजें और मशीनों की घरघराहट गूंज रही थी। किरण कुछ पल के लिए ठिठका। अचानक उसकी निगाह एक शख्स पर जाकर ठहर गई। वो शख्स जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और हरकतों में घबराहट इमारत के अंदर से निकल रहा था। उसके हाथ में बिजली की मोटी सी केबल का रोल था। किरण हैरान रह गया। इतनी भारी केबल कोई आम आदमी ना तो यूं अकेले उठा सकता है और ना ही यूं सड़क पर लेकर जा सकता है। उसके जहन में फौरन ख्याल आया, यह चोरी हो रही है, मगर वो बताए तो किसे? वो खुद तो एक यतीम गरीब और कूड़ा चुनने वाला बच्चा है। कौन यकीन करेगा उस पर? लेकिन उसके ज़मीर ने उसे रोका नहीं। वह आहिस्ता आहिस्ता इमारत के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड वायरलेसली बैठा था। किरण ने हिचकिचाते हुए कहा, भैया, माफ करना, मैंने किसी को अंदर से केबल ले जाते देखा। शायद चोरी हो रही है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। किरण की हालत देखकर उसके माथे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट उभरी। कौन है तू? कूड़ा बिनने वाला। तुझे कैसे पता चला? फिर उसने वायरलेस पर इत्तला दी। चंद ही मिनटों में इमारत के अंदर से एक सफेद रंग की पुलिस जीप निकली। उसके ऊपर लाल नीला बत्ती घूम रही थी। जीप जोर से रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकले सब इंस्पेक्टर यशवंत चौहान। ऊंचा कद, मजबूत जिस्म, सांवला रंग, घनी मूछें और आंखों में घमंड की चमक, हाथ में बेल्ट, चेहरे पर सख्ती और चाल में अकड़। शहर भर में वह अपनी सख्त मिजाजी, रिश्वतखोरी और जालिम रवैया के लिए बदनाम था। किरण ने मुश्किल से हिम्मत बटोरी और 2 कदम पीछे हटाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे नहीं मालूम था कि सच बोलने की यह छोटी सी कोशिश उसे कहां ले जाएगी। यशवंत ने किरण को गौर से देखा, फिर गुस्से से कदम बढ़ाया। तूने वायरलेस पर कॉल की थी? तूने कहा चोरी हो रही है? किरण का गला सूख गया। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, साहब, मैंने बस देखा था वो आदमी। लेकिन जुमला पूरा होने से पहले ही कहानी ने रुख बदलना शुरू कर दिया। यशवंत चौहान की आंखों में वही दरिंदगी झलक रही थी जिसके लिए वह पूरे थाने में कुख्यात था। उसके लिए गरीब हमेशा मुजरिम होता था
और एक यतीम लड़का तो जैसे पैदाइशी गुनहगार समझा जाता था। तूने चोरी की है ना? यशवंत ने गुस्से से किरण का गिरेबान पकड़कर झंझोड़ दिया। किरण का चेहरा सफेद पड़ गया। इससे पहले कि वह कोई सफाई दे पाता, उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं साहब, मैंने बस देखा था कि मगर अल्फाज अब तक होठों से निकले भी नहीं थे कि एक जोरदार थप्पड़ उसकी सूरत पर बिजली की तरह गिरा। आवाज ऐसी थी जैसे किसी कमजोर ढोल पर डंडा पड़ा हो। किरण लड़खड़ा गया और जमीन पर गिरते गिरते बचा। आसपास खड़े मजदूर, गार्ड, रिक्शा वाले सबके चेहरों पर खौफ तारी हो गया। कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि यशवंत से उलझना मतलब आफत मोल लेना। यशवंत ने किरण के बाजू को जोर से पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। सच बोल, कहां रखी है केबल? किसके साथ आया था? चुराने का प्लान किसका था? किरण का नाजुक जिस्म धूल में लथपथ, पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ सड़क पर पड़ा था। तपती सड़क उसके गालों को जला रही थी, लेकिन वह बस सिसक रहा था। जवाब कोई नहीं दे रहा था, क्योंकि कहने को कुछ था ही नहीं। वह तो बस ईमानदारी से इत्तला देकर चुपचाप चला जाना चाहता था। यशवंत ने एक नजर उसके चुप जिस्म पर डाली, फिर पांव से उसके पेट में ठोकर मारी। चुप क्यों है? जुबान गूंगी हो गई। किरण की चीख निकली। उसने दोनों बाजू पेट पर रखकर बदन मोड़ लिया और लौटने लगा। सांस उखड़ने लगी। मुंह से आवाज भी ना निकली। एक दुकानदार जो करीब खड़ा था धीमे लहजे में बोला, साहब, शायद बच्चा है, कोई गलतफहमी हो गई हो। यशवंत की नजर उस पर पड़ी और उसने पलटकर एक खतरनाक घूर डाली। तू सिखाएगा? मुझे थाने आना है क्या? दुकानदार फौरन चुप हो गया और नजरें झुका ली। किरण की हालत अब बिगड़ने लगी थी। उसका जिस्म कांप रहा था, होंठ सूखे हुए और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने ना जाने ने कितनी बार खुद को समेटने की कोशिश की, मगर जिस्म जैसे सुन्न हो चुका था। यशवंत ने दोबारा उसका गिरेबान पकड़ा और झिझोड़ कर कहा, अब भी अगर नहीं बोलेगा तो थाने में ले जाकर चमड़ी उधेड़ दूंगा। किरण की सांसों में रुकावट आने लगी थी। वो जुबान हिलाना चाहता था, मगर आवाज जैसे गायब हो चुकी थी। आखिरकार उसके सिर पर एक और थप्पड़ पड़ा और वो बिल्कुल बेहोश सा हो गया। यशवंत ने कुछ पल उसे घूरा, फिर बेल्ट को कमरबंद में अटकाया, जेब से रुमाल निकाला, पसीना पोंछा और अपनी गाड़ी में जा बैठा, उस सुकून के साथ जैसे किसी बड़े मुजरिम को पकड़ लिया हो। मगर उसे क्या खबर थी कि उसने सिर्फ एक बच्चे को नहीं मारा, बल्कि एक दुआ ए मजलूम को जगा दिया है। आसपास मौजूद लोगों की नजरों में खामोशी थी, मगर दिलों में तूफान मचल रहा था। किसी ने धीरे से कहा, यतीम है, जुबान नहीं, इज्जत नहीं, और अब जिस्म भी महफूज नहीं रहा। एक बुजुर्ग औरत ने अपने पुराने शाल से आंसू पोंछे और सरगोशी में बोली, यह जो कर रहा है ना, इसका हिसाब ऊपर वाला खुद लेगा। यतीम की आह सीधी जाती है उसके दरबार में। किरण अर्धचेतन अवस्था में पड़ा था, जिस्म जैसे लाश, मगर दिल अब भी जिंदा। उसके अंदर कहीं गहराई में उसके वजूद ने चुपके से एक फरियाद की, या बा या अल्लाह, अगर मैं बेसहारा हूं तो तू मेरा सहारा बन जा। और यही फरियाद आसमान को चीरती हुई रवाना हो चुकी थी। एक मजलूम, भूखे, जख्मी बच्चे की आह, जो उस रोज तो खामोश रही, मगर चंद दिनों में किसी और के जिस्म में आग बनकर उतरने वाली थी। शाम के साए गहरे हो चुके थे। सूरज मगरिब की जानिब झुकने लगा था, मगर यशवंत चौहान के घमंड की धूप अब भी तेज थी। वो थाने में बैठा चाय के प्याले के साथ एक लोकल अखबार पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर वही इत्मीनान जो अक्सर जालिमों को अपनी फौरी जीत के बाद मिलता है। घर पहुंचा तो उसकी बीवी श्वेता और 10 साल का बेटा खाना तैयार कर रहे थे। टीवी पर खबरें चल रही थीं और यशवंत रोज की तरह वर्दी उतारकर आराम से सोफे पर बैठ गया, मगर अंदर कहीं कुछ हिलने लगा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके जिस्म के भीतर कोई अनजानी हरकत शुरू हो चुकी है। खाने के दौरान अचानक उसे गर्दन पर खुजली सी महसूस हुई। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब जलन बढ़ने लगी तो अजीब सी बेचैनी हुई। क्या मच्छर ने काटा है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही आईने के सामने जाकर गर्दन देखी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। गर्दन के दाहिने हिस्से पर एक काला सा निशान उभर आया था, जैसे जलने का कोई पुराना जख्म, लेकिन उसे तो कभी ऐसी कोई चोट लगी ही नहीं थी। उसने पानी से धोने की कोशिश की, मगर निशान और गहरा होता चला गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई
जैसे चमड़ी के नीचे कुछ रेंग रहा हो, कोई साया, कोई जिंदा चीज। यशवंत घबराकर ठंडा पानी पीने लगा, मगर सांसें तेज होती जा रही थीं। यह क्या हो रहा है? उसने चिल्लाकर पुकारा। श्वेता दौड़कर कमरे में आई। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? यशवंत ने आईना दिखाते हुए कहा। यह देखो, यह निशान, यह फैल रहा है। श्वेता ने घबराकर निशान देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसे एहसास हो गया कि मामला मामूली नहीं है। इसी वक्त यशवंत की टांगों में तेज दर्द उठा। वो चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। आह, मेरी टांग, कुछ हो रहा है, सूज रही है। फर्श पर गिरते ही उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। टांगें सुन्न पड़ गई, चमड़ी स्याही में बदलने लगी और चेहरे पर खौफ की एक नई लहर छा गई। श्वेता कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगी। जल्दी आइए, मेरे पति की हालत बिगड़ रही है, उन्हें सांस नहीं आ रही। उसका बेटा कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा रोने लगा। उसने अपने पिता को आज तक इतना लाचार नहीं देखा था। एम्बुलेंस की आवाज तेजी से पास आती जा रही थी। यशवंत जमीन पर पड़ा, पसीने से तर, जैसे किसी अंदरूनी आग में जल रहा हो। उसकी आंखों में वहत थी, वहशत जो अक्सर वह दूसरों की आंखों में देखता था। अब वही डर, वही अजियत उसकी अपनी आंखों में उतर आई थी। जब पैरामेडिक्स उसे उठाने लगे तो उसका जिस्म पत्थर की तरह भारी हो चुका था। क्या यह फालिज है या कोई जहर? एक नर्स ने धीमी आवाज में पूछा। मगर असल जहर तो उसके अपने ही कर्मों में छिपा था, एक मासूम की सिसकी में, एक यतीम की टूटी हुई रूह में। अस्पताल में दाखिल होते ही डॉक्टरों ने फौरन मुआयना शुरू किया। इमरजेंसी वार्ड की रोशनियों में उसका जिस्म स्याही से ढकता जा रहा था। नसें सूज चुकी थीं, सांसें बेकाबू, लेकिन कोई जख्म, कोई चोट नजर नहीं आ रही थी। मौत जैसे उसके जिस्म में धीरे धीरे उतर रही थी। एक जूनियर डॉक्टर ने सीनियर से कहा, सर, यह किसी आम बीमारी जैसा केस नहीं लग रहा, अंदर कुछ सड़ने जैसी बा आ रही है। सीनियर डॉक्टर ने यशवंत की आंखों में झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई पछतावा नहीं था। अब तक श्वेता कमरे के कोने में खड़ी कांपते लबों से दुआ कर रही थी, हे भगवान, मेरे पति को बचा लो। आखिर यह हो क्या रहा है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया और कहा, हमें समझ नहीं आ रहा। शायद हमें इसके अतीत में झांकना होगा। और वाकई यह बीमारी जिस्म की नहीं थी, यह किसी टूटे हुए दिल की आह थी जो अब जिस्म पर बरसने लगी थी। इमरजेंसी रूम की सफेद रोशनियां उसके स्याह पड़ते जिस्म पर अजीब सी परछाइयां डाल रही थीं। डॉक्टर एक के बाद एक उसके इर्द गिर्द जमा होते जा रहे थे। हर कोई हैरान था। यह केस उनके लिए नया था। न बुखार, न बैक्टीरिया, न कोई स्किन डिजीज, न एलर्जी। पहले ब्लड टेस्ट, फिर यूरिन, फिर स्किन का सैंपल, सीटी स्कैन भी करवाओ। फौरन सीनियर डॉक्टर राजीव महेश्वरी ने सख्त लहजे में कहा। नर्सें दौड़ती रही, टेस्ट होते रहे, रिपोर्ट पर रिपोर्ट छपती रही, लेकिन हर रिपोर्ट ने बस एक ही बात कही, पेशेंट मेडिकली नॉर्मल, नो इंटरनल डैमेज, नो इन्फेक्शन फाउंड डॉलर। राजीव, जिन्हें शहर का सबसे काबिल स्किन और वायरल स्पेशलिस्ट माना जाता था, अपनी कुर्सी पर बैठकर यशवंत की एमआरआई और ब्लड रिपोर्ट हाथ में थामे में खाली नजरों से उसके बदलते रंग को देख रहे थे। श्वेता, जो वार्ड के कोने में सहमी खड़ी थी, उनके पास आई। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हो रहा है? हर पल हालत और बिगड़ती जा रही है। राजीव ने एक पल को आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीमे से बोले, मैडम, सच कहूं तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हर टेस्ट हम कर चुके हैं, ना वायरस है, ना एलर्जी, ना कोई जेनेटिक गड़बड़ी। उनका शरीर जैसे खुद अपने ही खिलाफ बखावत कर रहा है। श्वेता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, आंखों में आंसू, आवाज में तड़प। तो फिर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? आप बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर हैं। राजीव ने उसकी आंखों में देखा, जो बेबसी श्वेता की आवाज में थी, उससे कहीं ज्यादा यशवंत के जिस्म में छुपी हुई थी। हम कोशिश कर रहे हैं, जो मुमकिन है कर रहे हैं, मगर अगर यह बीमारी दुनिया की नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। इसी दौरान यशवंत की हालत और बिगड़ने लगी। उसकी त्वचा अब सिर्फ काली नहीं रही, बल्कि उस पर छोटे छोटे उभार निकलने लगे, जैसे वह गल रहा हो या किसी और शक्ल में ढल रहा हो। एक नर्स भागी हुई आई। सर, इसकी त्वचा पत्थर जैसी हो रही है, दबाने पर कोई नरमी महसूस नहीं हो रही। डॉक्टर ने फौरन स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनी।
तेज थी मगर बेतरतीब। एक और सीनियर डॉक्टर ने चेक किया और बोला, यह सूजन आम नहीं है, जैसे स्किन के नीचे दबाव बढ़ रहा हो, कोई अंदरूनी ताकत, शायद कुछ और। यशवंत ने आंखें खोली। वो बेहद कमजोर था, लेकिन उसकी नजरें हार मानने को तैयार नहीं थीं। बम मुश्किल सिर उठाया और कराहते हुए बोला, मैं पुलिस अफसर हूं, मैं बीमार नहीं हो सकता। डो। राजीव ने अफसोस से सिर हिलाया। यह बीमारी आपकी वर्दी या रैंक नहीं देखती जनाब, ये कुछ और है, शायद अंदर का बोझ। श्वेता ने उसका हाथ थामा, वो हाथ जो अब काले पत्थर जैसे हो चुके थे। यशो, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? क्या तुमने किसी के साथ नाइंसाफी की है? यशवंत ने पलकें झपकाईं। एक आंसू उसकी आंख के कोने से बहता हुआ कान की लो तक आया। वो लम्हा जब पहली बार उसे अपने आप पर शर्मिंदगी की महसूस हुई। डो, राजीव ने धीमे स्वर में कहा। मिसेस चौहान, अगर दवा बेअसर है तो शायद दुआ कुछ कर सके। श्वेता के जहन में सिर्फ एक नाम आया, किरण, वो बच्चा, और उस पल उसे यकीन हो गया। यह बीमारी नहीं, यह एक सिसकी का असर है, एक यतीम की आह जो इंसानों के कानों में दब गई थी मगर खुदा के दरबार तक पहुंच चुकी थी। श्वेता की नींदें उड़ चुकी थीं। हॉस्पिटल की सफेद दीवारें, डॉक्टरों की मायूस निगाहें और यशवंत का सूझा हुआ स्याह जिस्म, सब कुछ उसके सीने पर बोझ बन गया था। हर लम्हा वो अंदर से टूट रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज गूंजती जा रही थी, किरण, क्या वाकई यह उसी की बद्दुआ है? डॉक्टरों के जवाब अब खत्म हो चुके थे। रिपोर्ट्स नॉर्मल मगर मर्ज लाज। आखिरकार श्वेता ने फैसला कर लिया। सुबह होते ही वह यशवंत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बसे। संत परमानंद के आश्रम ले गई, जहां बरसों से लोग अपने बेजुबान दर्दों का इलाज करवाने आते थे। आश्रम एक शांत पहाड़ी पर बसा था। चारों ओर हरियाली, मंदिर की घंटियां और हवा में भक्ति की ठंडक। लोगों की भीड़ हमेशा रहती थी, मगर जब श्वेता ने यशवंत की हालत बताई तो बाबा ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया। यशवंत को 2 लोगों की मदद से एक कुर्सी पर बिठाया गया। उसकी टांगें लगभग बेजान हो चुकी थीं और सांस जैसे सीने में ही अटक गई थी। बाबा परमानंद, एक सफेद दाढ़ी वाले नरम आंखों वाले बुजुर्ग, ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा, फिर धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर होठों से कुछ पढ़ने लगे, जैसे कोई पुरानी जबान में दुआ। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। फिर बाबा ने आंखें खोली और गहरी सांस लेकर बोले, यह बीमारी जिस्म की नहीं है बेटा, यह बद्दुआ है, किसी मजबूर की निकली हुई सिसकी, किसी यतीम रूह की चीख जिसे तुमने अपने बूटों तले कुचल दिया है। यशवंत का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। श्वेता ने घबराकर पूछा, बाबा, किसकी बद्दुआ? बाबा ने उसका कंधा थामा और पूछा, बताओ बेटा, बीते कुछ दिनों में किसी मासूम, किसी बेबस, किसी अनाथ पर जुल्म किया है। यशवंत की आंखों में किरण का चेहरा उभर आया, कांपता हुआ, रोता हुआ वो बच्चा जो सच बोलकर भी सजा का हकदार बना। सीने की गहराई से एक आह निकली। एक बच्चा यतीम था, कूड़ा बीनता था। मैंने उस पर हाथ उठाया, झूठा इल्जाम लगाया। बाबा ने फौरन हाथ उठाकर कहा, बस, अब सब समझ आ गया। तुमने उसके जिस्म को नहीं, उसकी रूह को चोट पहुंचाई, उसके सच को कुचला, और यतीम का दिल टूटे तो आसमान भी खामोश नहीं रहता। श्वेता की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या कोई इलाज है बाबा? दवा मंत्र? बाबा ने नजरें झुका ली, फिर बेहद संजीदगी से बोले, ना मंत्र ना दवा, सिर्फ एक रास्ता है। उस बच्चे को ढूंढो, उसके कदमों में बैठो, उसके दिल से माफी मांगो। सिर्फ उसी की जुबान से निकली माफी ही तुम्हारे पति को जिंदगी वापस दे सकती है। यशवंत की नजरें जमीन में गड़ गई। जो एक जमाना था कि वर्दी, रैंक और ताकत का गरूर उसकी आंखों में चमकता था, आज जिंदगी के दर पर एक बच्चे की माफी का मोहताज बन गया था। बाबा ने आखिर में कहा, याद रखना बेटा, किसी बुजुर्ग की बद्दुआ भी भारी होती है, मगर यतीम की आह वो सीधी उस दरबार में जाती है जहां इंसाफ में देर नहीं होती। यशवंत ने कांपते लबों से सर हिलाया। मैं माफी मांगूंगा, उसके कदमों में गिर जाऊंगा, मुझे सिर्फ जीना नहीं बदलना है। श्वेता ने उसका हाथ थामा। उस लम्हे उन दोनों को एक नई रोशनी दिखी। रास्ता लंबा था, मुश्किल था, मगर उम्मीद की एक किरण उस आश्रम से उनके साथ लौट चुकी थी। अब उनका एक ही मकसद था, किरण को ढूंढना, उसके जख्मों पर मरहम लगाना
और यशवंत के गुनाहों का कफ्फारा अदा करना। संत परमानंद के अल्फाज यशवंत के दिल में कील की तरह ढंस चुके थे। जो कल तक गुनाहगारों के लिए सजा का हुक्म सुनाता था, आज खुद रहम की तलाश में भटक रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर दिल में तूफान उठ चुका था। वो जान चुका था कि अब निजात सिर्फ एक दर से मुमकिन है, किरण की माफी से। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद यशवंत को सीधा घर नहीं ले जाया गया। श्वेता ने उसे व्हील चेयर पर बिठाकर शहर के उन इलाकों में ले जाना शुरू किया जहां कभी किरण को देखा गया था। सबसे पहले वो उसी निर्माण स्थल पर पहुंचे जहां यह सब शुरू हुआ था। मजदूरों से पूछा, गार्ड से सवाल किया, मगर सबका जवाब एक जैसा था। साहब, वह बच्चा तो कई दिन से नहीं दिखा। पतला दुबला पुरानी बोरी घूमता था, शायद फुटपाथ पर रहता होगा। फिर वे दोनों बस अड्डे पहुंचे जहां बेघर बच्चे अक्सर भीख मांगते या रात बिताते थे। श्वेता ने हर बच्चे से किरण का जिक्र किया, मगर कोई उसे पहचान ना सका। एक लड़की ने इतना कहा, कभी कभार एक लड़का आता है, कचरे से चीजें चुनता है, शायद बाजार के पीछे फुटपाथ पर सोता है। हर जवाब यशवंत के दिल को और तोड़ता गया। जिस्म तो कब का कमजोर हो चुका था, अब रूह भी कांपने लगी थी। वह पहला दिन था जब उसने अपनी बीवी के सामने फूट फूट कर कहा, मैं सिर्फ उससे माफी नहीं मांगना चाहता, मैं अपने अंदर के उस जालिम को भी दफन करना चाहता हूं जो मैं हुआ करता था। अब मुझे उस पर शर्म आती है। श्वेता ने उसे दिलासा दिया, मगर उसकी अपनी आंखें भी भीगी हुई थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका वह अफसर पति, जो वर्दी में शेर लगता था, एक दिन यूं आंसू बहाएगा। वे लोग रेलवे स्टेशन भी पहुंचे, पुलों के नीचे, दुर्गा मंदिर के पीछे, सब्जी मंडी के पास, हर जगह जहां फुटपाथ के बच्चे जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। कई बार यशवंत की तबीयत बिगड़ने लगी, मगर उसने इशारे से रोका, नहीं, जब तक उसे ढूंढ ना लूं मैं आराम नहीं कर सकता। आखिर सूरज डूबने लगा, आसमान पर स्याही छाने लगी, जैसे कुदरत भी यशवंत की शर्मिंदगी से मुत्सिर हो गई हो। श्वेता ने गाड़ी एक और रोकी और नरमी से कहा, चलो रात हो गई है, सुबह फिर निकलेंगे। यशवंत ने धीमे से सर हिलाया, मगर उसकी नजरें कार की खिड़की से बाहर अंधेरे में किसी उम्मीद की तलाश कर रही थीं। उसी वक्त गाड़ी शहर के कचरा घर के पास से गुजरी, वो जगह जहां सिर्फ बदबू, गलाजत और भूख के मरे ख्वाब बिखरते थे। अचानक श्वेता की नजर कचरे के ढेर पर झुके हुए एक बच्चे पर पड़ी। धुएं से भरे माहौल में वह एक नाजुक जिस्म झुका हुआ था, बचा कुचा खाना बीन रहा था। उसके जिस्म पर वही पुरानी चित्तड़ों से ढंग की कमीज थी और कंधे पर एक बांसी बोरी। यशो, वो बच्चा, श्वेता चिल्लाई। यशवंत की आंखों में जैसे रोशनी लौट आई। उसने इशारे से कार रुकवाई और बमुश्किल दरवाजा खोलकर व्हील चेयर से नीचे आया। दिल की धड़कन तेज थी, सांसें उखड़ रही थीं, मगर इरादा मजबूत था। उसने कांपते हाथों से बच्चे को आवाज दी, बेटा रुक जा, मुझे कुछ कहना है। बच्चा चौंक कर पलटा। उसने यशवंत को देखा और फौरन पहचान गया। वही चेहरा, वही आंखें, वही वर्दी वाला जिसने एक रोज उसके मासूम जिस्म पर लातें बरसाई थी। बच्चा डर के मारे एक कदम पीछे हटा। आप यहां क्यों आए हो? फिर से मारने? यशवंत रुक गया, खामोश हो गया। फिर धीरे धीरे व्हील चेयर से नीचे उतरकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़ लिए और हिचकियों के साथ बोला, नहीं बेटा, मैं माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे जिंदगी वापस चाहिए। तुम्हारी माफी के बगैर मैं कुछ नहीं हूं। बच्चे की आंखों में हैरत थी। उसने कभी किसी ताकतवर को यूं झुकते नहीं देखा था। वो लम्हा जब एक पुलिस वाला एक कचरा बिनने वाले के सामने हाथ जोड़कर रोता है, वही लम्हा होता है जहां कहानियां बदलती हैं, दिल बदलते हैं और जिंदगियां भी। शहर का कचरा घर उस रात जैसे एक अलग ही जहान बन चुका था। गंदगी के ढेर, मक्खियों की भनभनाहट, जले हुए प्लास्टिक की बदबू और भारी हवा, सब जैसे इंसानियत के मातम में डूबे थे। उसी अंधेरे के बीच यशवंत चौहान अपने वजूद के सबसे निचले मोड़ पर पहुंच चुका था। एक वर्दीधारी अफसर जो कभी छापे मारता था, आज एक यतीम के कदमों में रहम की भीख मांग रहा था। माफ कर दो बेटा। उसके होठों पर एक ही सिसकी थी। सामने खड़ा लड़का किरण अब भी स्तब्ध था। उसने कभी ऐसा मंजर सोचा भी ना था। वही अफसर जिसने उसके जख्मों पर लात मारी थी, आज उसके आंसुओं के आगे नतमस्तक था। किरण ने एक कदम पीछे हटाया, आंखों में डर,
भौहें सिकुड़ी हुई। आप सच में माफी मांग रहे हो या यह कोई नया खेल है? यशवंत ने अपना सर झुका लिया, जमीन की तरफ देखा जहां कीचड़, गंदगी और जले हुए प्लास्टिक के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मैंने जुल्म किया, सिर्फ तुम पर नहीं, अपनी वर्दी पर, अपनी इंसानियत पर। मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ, लेकिन जो बचा है वो सच्चा है। मेरी सारी ताकत, रैंक, वर्दी सब बेकार है अगर तुम जैसे मासूम का दिल टूटे। किरण का चेहरा सख्त था, मगर दिल जैसे धीरे धीरे पिघल रहा था। वो बच्चा जो दिन भर कूड़े में खाना ढूंढता था, आज एक ताकतवर आदमी के सामने खड़ा था, उस ऊंचाई के सामने जहां कभी उसकी नजर तक नहीं गई थी। कुछ लम्हे खामोशी के बीते, सिर्फ यशवंत की सिसकियां और जलते हुए कूड़े की धीमी आवाज बाकी थी। फिर किरण ने धीरे से कहा, आपने मेरे जिस्म पर नहीं, मेरे दिल पर चोट मारी थी। मैं रोजाना गालियां सुनता हूं, धक्के खाता हूं, भूखा सो जाता हूं, लेकिन उस दिन जो आपने मेरी आंखों में नफरत दी थी, वह अब तक अंदर बैठी थी। यशवंत ने धीमे से सर हिलाया। मैं जानता हूं, और शायद मैं पूरी जिंदगी उस एक पल का कफ्फारा नहीं चुका पाऊंगा। किरण के अंदर एक जद्दोजहद चल रही थी। वो सिर्फ एक यतीम नहीं था, वो एक जख्मी रूह था। लेकिन उसी लम्हे उसे अपने अंदर से एक सदा आई। वह झुक चुका है, मान चुका है, अब उसके अंदर कुछ बदल गया है। किरण ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर आप वाकई बदल चुके हैं, अगर आप सच में अपने की पर शर्मिंदा हो, तो मैं आपको माफ करता हूं, मगर सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब बच्चों के लिए भी जिनकी कोई आवाज नहीं, जो रोज इस कचरे में सच लेकर जीते और मर जाते हैं। यह अल्फाज यशवंत के कानों से होते हुए उसकी रूह तक उतर गए, जैसे किसी ने अंदर की गिरह खोल दी हो। उसी पल यशवंत ने अपने जिस्म में कुछ अजीब सा महसूस किया। उसकी वह स्याह सख्त त्वचा अब धीरे धीरे नर्म हो रही थी। हाथ जो पत्थर की तरह भारी थे अब हल्के लगने लगे थे। टांगों की सूजन जैसे उतर रही हो, जिस्म में जिंदगी की गर्माहट लौट रही थी। श्वेता, जो थोड़ी दूरी पर रो रही थी, दौड़ कर आई। उसके गालों को छूते हुए बोली, यशो, तुम्हारे शरीर से काली छाया हट रही है, तुम ठीक हो रहे हो। यशवंत ने अपनी हथेलियों को देखा, जैसे कोई रूहानी नूर उन पर उतर आया हो। उसने आंखें बंद की और दिल से बस एक लफ्ज निकला, शुक्र है। किरण खामोश खड़ा था, मगर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह जानता था उसकी माफी ने सिर्फ एक जिस्म को नहीं, एक रूह को भी जिंदगी लौटा दी है। जब जालिम ने दिल से माफी मांगी और मजलूम ने दिल से माफ किया, वो लम्हा जमीन पर नहीं, आसमान पर लिखा गया किरण के अल्फाज जैसे हवा में धुआं बनकर गूंज गए। एक बहुत गहरे जख्म पर जैसे किसी ने बहुत नरमी से हाथ रख दिया हो। यशवंत चुपचाप महसूस कर रहा था कि उसके अंदर अब कोई गर्म, कोई नरम, कोई रोशन चीज बह रही है। श्वेता की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि यशवंत की टांगों की सूजन उतर रही थी, त्वचा का रंग लौट रहा था, अंगुलियां फिर से हिलने लगी थीं। यशवंत की सांस अब दर्द नहीं, एक राहत बन चुकी थी। किरण अब भी थोड़ी दूर खड़ा था, न फक्र, न खुशी, बस खामोशी थी, जैसे वह जानता था यह सब होना ही था। यशवंत ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू ली और धीरे से कहा, बेटा, तुमने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। किरण ने पलकें झपकाईं और जवाब दिया, मैंने आपको इसलिए माफ नहीं किया कि आप कमजोर हो गए थे, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी ताकत को पहचानकर उसे झुका दिया। यशवंत के जिस्म से पसीना बह रहा था, मगर अब वह पसीना कमजोरी का नहीं, रिहाई का था। उसने जमीन पर हाथ रखा, खुद को थोड़ा सीधा किया और उसी गंदगी में सजदे में चला गया। लबों से निकला एक लफ्ज इतना धीमा कि सिर्फ उसका दिल सुन सका, या परवरदिगार, जिस मासूम की आह से मैं कांप गया, उसकी माफी से मुझे उठा दे, मुझे बदल दे, मुझे फिर एक मौका दे। श्वेता अब भी रो रही थी, मगर अब आंसू गम के नहीं थे, वो आंसू थे उसके शौहर की रूह के बदलने पर। वो शौहर जो कल तक घमंड में डूबा हुआ था, आज मिट्टी पर झुका था और दिल से झुका था। किरण थोड़ा करीब आया और पहली बार यशवंत की आंखों में देखकर कहा, अल्लाह ने आपको बचा लिया, मगर प्लीज सिर्फ अपने लिए मत। जो मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जो रोज चुपचाप मार खाते हैं, भूखे सोते हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता, उनके लिए भी कुछ करना।
यशवंत ने हाँ में सिर हिलाया और दिल में एक नया वादा किया। मैं अब उनके लिए जीऊंगा जिन्हें कभी मैंने हकीर समझा था। किरण ने धीरे से अपनी बोरी उठाई, पीठ मोड़ी और चल पड़ा, जैसे कुछ छोड़े बगैर मगर बहुत कुछ बदल कर। यशवंत ने बेकरारी से पुकारा, रुको बेटा, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने जेब से कुछ नोट निकाले, कांपते हाथों से आगे बढ़ाए। यह रख लो, कुछ नहीं, बस मेरी तरफ से एक माजरत। किरण ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर पीछे हटा और धीमे से बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए अंकल, मुझे बस यह चाहिए कि आप जैसे लोग जो ताकत रखते हैं हमारी आवाज बने, जुल्म ना करें, खामोश ना रहें, तभी मेरी माफी का मतलब होगा। यशवंत की मुट्ठी में नोट वापस चले गए, लेकिन उसके दिल में किरण के अल्फाज हमेशा के लिए नक्श हो गए। वो लम्हा, वो रात, वो कचरा घर, सब कुछ बदल चुका था। एक जिंदगी बदल गई थी, मगर उससे बढ़कर एक जमीर जाग चुका था। यशवंत ने आसमान की तरफ देखा, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि ऊपर कहीं वह मजलूम की आह सुनने वाली हस्ती मुस्कुरा रही है, और नीचे जमीन पर एक पुलिसवाला जिसकी जिस्म की स्याही तो मिट चुकी थी, अब अपने अंदर की स्याही को मिटाने का सफर शुरू कर चुका था। सुबह का सूरज जब कचरे के ढेर पर पहली किरण बनकर चमका, तो यशवंत चौहान का चेहरा भी एक नई रोशनी से जगमगा रहा था। वह जो कल तक जिंदगी की जिद में तबीयत, इज्जत और इख्तियार सब हार चुका था, आज दिल से जीत चुका था, एक यतीम की माफी से। श्वेता ने व्हील चेयर वापस गाड़ी में रखी, मगर इस बार यशवंत ने खुद अपने कदमों पर खड़े होकर दरवाजा खोला। उसकी टांगों में अब भी थोड़ी सी कमजोरी थी, मगर अंदर की ताकत अब कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने किरण को जाते हुए देखा, दिल में एक अहद किया और खामोशी से दुआ मांगी, या खुदा, अब मेरी जिंदगी तेरा पैगाम बने, अदल का, रहम का, इंसानियत का। घर वापसी पर हर कदम पर वह सोचता रहा, उस वर्दी के बारे में जिसे वह अपनी ताकत समझता था, उस बेल्ट के बारे में जिसे वह इंसाफ का हथियार मानता था, और उस लहजे के बारे में जिसमें कभी सिर्फ घमंड बोला करता था। अब यह सब कुछ उसे बोझ लगने लगा था, ऐसा बोझ जिसे उतार कर दोबारा पहनने का हक सिर्फ उसके किरदार की तब्दीली से ही बन सकता था। जिंदगी में पहली बार उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल किया, क्या मैं इस वर्दी के लायक हूं? श्वेता ने उसके कंधे पर हाथ रखा, नरमी से मुस्कुराकर कहा, अब हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ पुलिस वाले नहीं, एक इंसान हो चुके हो। अगले दिन वह थाने गया। दरवाजे पर संतरी ने उसे सलाम किया, मगर यशवंत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वह मुस्कान जो उसके मातहतों ने पहले कभी नहीं देखी थी। कमरे में दाखिल होते ही सारे अफसर हैरान रह गए। वो जो कल तक हुक्म देता था, आज सबको बैठने को कह रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। उस दिन के बाद यशवंत ने कई बड़े कदम उठाए। फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिए छोटे शेल्टर बनवाए, स्कूलों में यतीम बच्चों के दाखिले की खास योजना शुरू करवाई, अपने थाने में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल कायम किया, पुलिस वालों के लिए ट्रेनिंग सेशन शुरू किए कि मासूमों से कैसे बर्ताव किया जाए। मगर इन सब से बढ़कर उसने एक वादा निभाया, हर महीने का एक दिन वो उन बच्चों के साथ गुजारता जिन्हें यह दुनिया नजरअंदाज कर चुकी थी। और जब भी वह किरण को देखता, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म में, कभी किसी कोने में किताब पढ़ते हुए, तो उसके दिल से एक ही दुआ निकलती, ए खुदा, शुक्रिया कि तूने मुझे किसी मजलूम की बद्दुआ से जगाया और उसकी माफी से संवारा। किरण, वो यतीम बच्चा, अब सिर्फ कचरा बिनने वाला नहीं था। वो यशवंत की आंखों की रोशनी, दिल का जमीर और जिंदगी में बदलाव की मिसाल बन चुका था। और यशवंत, जो कभी एक जालिम पुलिस वाला था, अब सिर्फ एक रक्षक नहीं, एक सच्चा और वफादार इंसान बन चुका था।